शुरुआत होती है स्कॉटलैंड के एक RAF एयरबेस पर, जहां काफी तेजी से तैयारियां चल रही थी। एक फ्लाइट वहां लैंड करने वाली थी जिसे हाईजैक कर लिया गया था। इस सिचुएशन को संभालने के लिए कर्नल ड्रमंड को बुलाया गया। फिर जैसे ही वो बेस पर पहुंचा तो एक ऑफिसर ने उसे बताया कि उनका मानना था कि प्लेन का पायलट और को पायलट दोनों मर चुके थे, और साथ ही उन्हें ये खबर भी मिली थी कि प्लेन में कम से कम एक ऐसा इंसान मौजूद था जो जर्मन आतंकवादी वॉच लिस्ट में शामिल था। इसके बाद ड्रमंड कंट्रोल सेंटर की तरफ बढ़ा। वहां एक ऑफिसर प्लेन से संपर्क में था और लैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दे रहा था, जबकि दूसरा ऑफिसर उनकी फ्लाइट पर नजर रखे हुए था। फिर कुछ ही देर बाद प्लेन रनवे पर उतर गया, लेकिन लैंडिंग काफी मुश्किल थी। लैंडिंग होते ही ड्रमंड ने अपने फौजियों से विजुअल कॉन्फर्मेशन मांगी और तुरंत प्लेन से संपर्क किया ताकि अंदर की सिचुएशन समझ सके। लेकिन तभी अचानक प्लेन के एक दरवाजे के पास थोड़ी हलचल दिखाई दी और अगले ही पल एक पैराशूट नीचे गिरा। तब फौजियों ने देखा कि एक छोटा लड़का उससे नीचे उतर रहा था। फिर ड्रमंड ने तुरंत 2 RAF ट्रक्स को हुक्म दिया कि वो लड़के को वहां से सुरक्षित ले आए। इसी बीच उन्हें कॉकपिट के अंदर एक और इंसान नजर आया। ड्रमंड ने तुरंत रेडियो पर चेतावनी दी कि अगर उसने कोई गलत कदम उठाया तो फौजी तुरंत फायरिंग शुरू कर देंगे। फिर उसने उस आदमी को पायलट सीट पर बैठने और धीरे धीरे अपने हाथ ऊपर करने को कहा, लेकिन उस आदमी ने बस इतना कहा कि उसे प्लेन से बाहर आने दिया जाए ताकि वो सब कुछ समझा सके। वो बार बार दावा कर रहा था कि वो आतंकवादी नहीं था। फिर कुछ देर बाद ड्रमंड ने अपनी ट्रांसलेटर को उस लड़के से बात करने भेजा। उस लड़के का नाम टॉम था और उस वक्त डॉक्टर्स उसका चेकअप कर रहे थे, लेकिन ट्रांसलेटर को उससे कुछ खास पता नहीं चला क्योंकि टॉम पूरी तरह शॉक में था। फिर हम एक दिन पहले की कहानी देखते हैं। एक होटल कमरे में टॉम की माँ सोफी बाथरूम में फ्लाइट के लिए तैयार हो रही थी। थोड़ी देर बाद उसने न्यूयॉर्क में मौजूद अपने डॉक्टर से फोन पर बात की, जहां वो टॉम के साथ अपनी खुफिया बीमारी का इलाज करवाने जाने वाली थी। उधर टॉम ने उन्हें बताया कि उसने उनका सामान चेक कर लिया था। फिर रात के वक्त दोनों एयरपोर्ट पहुंचे। सोफी अपने बेटे से मिली और उसके बाद दोनों सिक्योरिटी चेक पार करके वेटिंग एरिया की तरफ बढ़ गए। लेकिन फ्लाइट से पहले सोफी वॉशरूम चली गई। वहां सोफी ने अपना दवाई का बैग खोला और एक सिरिंज में दवा भरने लगी। उसके बाद उसने बॉटल से कुछ पिया और तुरंत उस ड्रिंक का असर उसके शरीर पर दिखने लगा। फिर उसने वो सिरिंज अपने अंदर इंजेक्ट कर ली। उधर वेटिंग रूम में फरीद फोन पर बात कर रहा था। तभी टॉम उससे बात करने लगा। दोनों के बीच काफी अच्छी बातचीत हुई और फिर फरीद ने उससे पूछा कि उसकी माँ कहाँ थी। खैर कुछ देर बाद सोफी भी वहां आ गई और फिर दोनों प्लेन के अंदर जाकर अपनी सीट्स पर बैठ गए। इसी बीच मेन एयर होस्टेस कॉकपिट में गई और उसने पायलट और को पायलट बास्टियन से पूछा कि क्या उन्हें कॉफी चाहिए। उसके बाद वो कॉफी लेने के लिए एयर होस्टेस स्टेशन की तरफ बढ़ गई। फिर उसने 8 बॉल को फर्स्ट क्लास में बैठे एक बदतमीज पैसेंजर को हैंडल करने को कहा। खैर कुछ ही देर में प्लेन ने जर्मनी से टेक ऑफ किया और सीधे US की तरफ निकल पड़ा। इसके काफी घंटों बाद सोफी वॉशरूम से अपनी सीट पर वापस आई। वो अपनी नोटबुक में कुछ लिख रही थी कि तभी उसे अंदर अपनी और अपने पति की एक तस्वीर मिली। तस्वीर देखते ही उसे पुराने दिन याद आने लगे थे। उसकी यादें एक आम परिवार के माहौल से शुरू हुई, लेकिन धीरे धीरे हालात काफी खतरनाक बन गए। वो और उसका पति अपने छोटे बच्चे के साथ किसी सुनसान जगह पर फंस गए थे। तब मदद लाने के लिए उसका पति वहां से चला गया, जबकि सोफी बच्चे के साथ वहीं रुक गई। खैर फिर इधर फ्लाइट में सोफी ने महसूस किया कि प्लेन के सामने वाले हिस्से में कुछ गड़बड़ चल रही थी। 8 बॉल एक गुस्सैल पैसेंजर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था कि तभी एक एयर मार्शल ने आकर उस आदमी को काबू किया। फिर कुछ ही पल बाद दूसरा एयर मार्शल भी उनके पास आ गया। लेकिन असली शौक अभी बाकी था। जब दोनों मार्शल्स उस यात्री से बात कर रहे थे, तब 8 बॉल ने अचानक चाकू निकाला और दूसरे मार्शल को मार डाला। उसी वक्त वो पैसेंजर पहले मार्शल पर टूट पड़ा। फिर 8 बॉल ने पूछा कि तीसरा एयर मार्शल कहाँ था। जैसे ही उसे खबर मिली, उसने अपने एक आदमी को उसे मारने भेज दिया। फिर कर्टिज ने तीसरे मार्शल को मारकर उसकी बंदूक ले ली और वापस 8 बॉल के पास आ गया। लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने काल तक को हिला दिया। 8 बॉल ने बचे हुए मार्शल को बहुत ही बेरहमी से मार डाला था। दूसरी तरफ सोफी को महसूस होने लगा कि प्लेन में कुछ बहुत गलत हो रहा था। तभी अचानक 8 बॉल यात्रियों के पास वापस आया और सबको अपनी सीट्स पर बैठे रहने को कहा और साथ ही उनकी तरफ बंदूक तान दी। अगले ही पल उसके बाकी साथी भी सामने आ गए और सब यात्रियों को जबरदस्ती प्लेन के पिछले हिस्से की तरफ भेजने लगे।
वहीं दूसरी ओर बर्ग कॉकपिट के पास गया और उसने दरवाजा खटखटाया। जैसे ही बस्टियन ने दरवाजा खोला तो बर्ग ने उसे बताया कि मैंने पहले ही पायलट को मार दिया है। इसके बाद हाईजैकर्स ने हैच खोला और पायलट की लाश को सीधे प्लेन के नीचे वाले लेवल में फेंक दिया। उसके बाद बर्ग ने यात्रियों के लिए ऐलान किया। उसने सबको बताया कि अब प्लेन उनके कब्जे में था और सब यात्रियों को हुक्म दिया कि वो अपने हाथ सामने वाली सीट पर रखें। उधर दाढ़ी वाला आदमी यूरी ब्लैक बॉक्स के पास गया और उसे रीप्रोग्राम करने लगा। काम खत्म होते ही उसने कॉकपिट में जाकर बर्ग को इसके बारे में बताया। फिर को पायलट ने ट्रेन का रूट मोड़ दिया। वहीं दूसरी तरफ टॉम अपनी माँ के लिए डर रहा था, मगर सोफी ने उसे शांत रहने को कहा। लेकिन फिर भी टॉम ने प्लेन का प्लान देखकर उसे एक ऐसी जगह बताई जहां वो धूप से बच सकती थी। इसी बीच कर्टिस फारिड को सीट से उठाकर प्लेन के आगे की तरफ ले गया, जबकि कार्ल 8 बॉल को शांत करने की कोशिश कर रहा था। मगर तभी टॉम चुपके से अपनी सीट से निकल गया। अब सोफी भी तुरंत उसके पीछे भागने लगी, लेकिन 8 बॉल भी उनके पीछे आ गया और फिर उसने टॉम के सामने ही सोफी को गोली मार दी। ये देखकर बेचारा टॉम पूरी तरह टूट गया था। फिर 8 बॉल ने उस लड़के को पकड़ लिया, लेकिन कार्ल ने बीच में आकर टॉम को वापस उसकी सीट पर बैठा दिया और उसे वहीं चुपचाप बैठे रहने को कहा। फिर थोड़ी देर बाद बर्ग और कर्टिस कॉरिडोर में मिले और कर्टिस ने उसे बताया कि अभी क्या हुआ था। ये सुनते ही बर्ग सीधे 8 बॉल के पास पहुंचा और उसे चेतावनी दी कि अगर उसने दोबारा ऐसा कुछ किया तो वो उसे खुद मार डालेगा। लेकिन फिर भी उसने सोफी की मौत को बाकी यात्रियों के लिए एक धमकी की तरह इस्तेमाल किया। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में चली गई। हम देखते हैं कि सोफी अपने बच्चे के साथ गाड़ी में बैठी थी और अपने पति का इंतजार कर रही थी, जो मदद लाने गया था। काफी देर तक इंतजार करने के बाद सोफी खुद गाड़ी से बाहर निकली और जंगल के अंदर अपने पति के पैरों के निशान के पीछे चलने लगी। फिर कुछ देर बाद उसे एक सुनसान घर दिखाई दिया। उसे लगा शायद उसका पति अंदर हो, मगर जैसे ही वो घर के अंदर गई उसने जमीन पर खून देखा। वो उस खून का पीछा करते हुए बेसमेंट की तरफ बढ़ने लगी कि तभी अचानक एक वैम्पायर अंधेरे से बाहर निकला और उसके पीछे भागने लगा। बेचारी सोफी ने किसी तरह बेसमेंट में खुद को बंद कर लिया, लेकिन अंदर जाकर उसके होश उड़ गए क्योंकि वहां उसका पति मरा हुआ पड़ा था। उसी वक्त वो वैम्पायर बेसमेंट की खिड़की तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश करने लगा। सोफी ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन फाइट के दौरान वैम्पायर ने उसे काट लिया और अगले ही पल सूरज की रोशनी पड़ते ही वो वैम्पायर जलकर मर गया। फिर अचानक सोफी की आंख खुली और वो वापस प्लेन में थी और अब भी जिंदा थी। फिर कुछ देर बाद सोफी को प्लेन के होल्ड एरिया से कुत्तों की आवाजें सुनाई दी तो वो हैच के जरिए नीचे उतर गई। उधर बर्ग फरीद और 2 आदमियों को जबरदस्ती एक आतंकी मैसेज पढ़ने पर मजबूर कर रहा था। इधर होल्ड में कर्टिस और यूरी बॉम्ब बनाने के लिए सामान ढूंढने नीचे आए थे कि तभी सोफी एक गाड़ी के नीचे छुप गई। जल्द ही यूरी बॉम्ब सेट करने लगा। उसी वक्त सोफी एक कुत्ते तक जा पहुंची और उसका खून पीने लगी। वो कुत्ता इतनी जोर जोर से आवाजें करने लगा कि यूरी परेशान हो गया और वापस होल्ड एरिया में आ पहुंचा। लेकिन जैसे ही उसे गाड़ी के पीछे छुपी सोफी दिखी तो सोफी तुरंत उस पर टूट पड़ी और उसे मार डाला। उसी वक्त फरीद भी पैसेंजर्स के बीच आ गया और सीधा टॉम के बगल में जाकर बैठ गया। दूसरी तरफ सोफी का शरीर तेजी से वैम्पायर फॉर्म में बदलने लगा था। उसे महसूस हुआ कि उसके दांत बाहर निकल रहे थे। वो तुरंत अपनी दवाई ढूंढने लगी और इंजेक्शन तैयार करने लगी। लेकिन तभी उसने बर्ग को यूरी से बात करते सुना। बर्ग कह रहा था कि जंप में सिर्फ 10 मिनट बचे थे। ये सुनते ही सोफी वापस यूरी की लाश के पास गई और उसका खून पीने लगी। इससे उसका शरीर और भी तेजी से बदलने लगा। फिर वो धीरे धीरे प्लेन के मेन सेक्शन की तरफ लौट आई। उधर हाईजैकर्स ने यात्रियों से झूठ बोला कि अगर किसी ने अपनी सीट छोड़ी तो वो जहरीली गैस रिलीज कर देंगे। उसके बाद सब होल्ड एरिया में गए जहां उन्हें यूरी की लाश मिली। उसके पास एक कुत्ता खड़ा था जिसे सोफी ने जानबूझकर छोड़ दिया था ताकि ऐसा लगे कि यूरी को उस कुत्ते ने मारा था। इसी बीच सोफी प्लेन के पिछले हिस्से में टॉम को लेने के लिए पहुंच गई थी। उसे देखते ही यात्री घबरा गए और उन्हें लगा कि अब गैस रिलीज हो जाएगी। खैर सोफी टॉम को लेकर कॉकपिट की तरफ बढ़ गई, लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें पता चला कि पायलट्स पहले ही प्लेन छोड़कर जा चुके थे। फिर सोफी वापस यात्रियों के पास आई। उसने पूछा कि किसी को प्लेन उड़ाना आता है क्या? इस पर एक आदमी ने कहा कि मैं ट्राई कर सकता हूँ। फिर वो सोफी के साथ कॉकपिट में चला गया। अब जैसे ही दोनों अंदर गए तो सोफी ने फरीड के पहुंचने से पहले कॉकपिट का दरवाजा लॉक कर दिया। उधर हाईजैकर्स स्कूबा गियर पहनकर प्लेन से कूदने की तैयारी कर रहे थे।
साथ ही बर्ग उस आदमी के संपर्क में था जो समुद्र में उन्हें पिकअप करने वाला था। वहीं कॉकपिट के अंदर सोफी का शरीर और भी खतरनाक तरीके से बदल रहा था, जिसे देखकर टॉम भी डरने लगा। तभी उस आदमी को समझ आया कि प्लेन ऑटो पायलट पर चल रहा था। इसके बाद सोफी ने सिक्योरिटी मॉनिटर में हाईजैकर्स को देखा और उस आदमी से कहा कि हाईजैकर्स के कूदने तक इंतजार करे और उसके बाद ही ऑटो पायलट बंद करे। लेकिन 8 बॉल को अब समझ आ गया था कि सोफी अभी जिंदा थी। वो उसे ढूंढने के लिए बर्ग के साथ वापस प्लेन में घुस आया। तभी एक यात्री ने उन्हें बता दिया कि सोफी कॉकपिट में थी। ये सुनते ही दोनों कॉकपिट के बाहर पहुंच गए और दरवाजा खोलने को कहने लगे। लेकिन सोफी ने कॉकपिट वाले आदमी से कहा कि प्लेन को फिर से यूएस की तरफ मोड़ दे, मगर वो आदमी बोला कि यूरोप ज्यादा पास था। लेकिन सोफी को देखकर वो इतना डर गया था कि उसने बिना बहस किए उसकी बात मान ली। फिर जैसे ही हाईजैकर्स ने प्लेन के रूट को बदलते हुए देखा तो उन्होंने एक पैसेंजर को मारने की धमकी दे दी। फिर बर्ग ने बिना सोचे उस यात्री को गोली मार दी। इसके बाद उसने सोफी से कहा कि जब तक वो कॉकपिट का दरवाजा नहीं खोलेगी तब तक वो एक एक करके सबको मारता रहेगा। उसके बाद उसने 8 बॉल को हुक्म दिया कि वो अगला शिकार लेकर आए। वो दरिंदा जब भीड़ में गया तो एक छोटी लड़की को पकड़कर बर्ग के सामने ले आया। बर्ग ने अब उस लड़की को सामने खड़ा कर दिया ताकि सोफी उसे देख पाए, लेकिन वो लड़की को कोई नुकसान पहुंचाता उससे पहले ही सोफी तुरंत कॉकपिट से बाहर निकली। अगले ही पल वो बर्ग पर टूट पड़ी और उसके गले में दांत घुसा दिए। ये देखकर बस्टियन और बाकी पैसेंजर्स की रूह कांप गई और वहीं कॉकपिट में मौजूद आदमी ने तुरंत दरवाजा बंद करके लॉक कर दिया। इधर सोफी ने बर्ग का खून पीना खत्म किया और फिर बाकी हाईजैकर्स के पीछे भागी। सब डरकर होल्ड एरिया की तरफ भागने लगे, लेकिन असली मौत का खेल अब शुरू हुआ। बर्ग का शरीर भी धीरे धीरे बदलने लगा था। फिर जैसे ही सोफी ने उसकी आवाज सुनी तो वो तुरंत वापस आई और उसका खात्मा कर दिया। इधर 8 बॉल ये सब अपनी आंखों से देख रहा था। उसके बाद सोफी कॉकपिट के दरवाजे के पास गई और टॉम को बोला कि वो दरवाजा बिल्कुल न खोले, क्योंकि वही उसके लिए सबसे सुरक्षित जगह थी। फिर वो वॉशरूम में चली गई, जहां शीशे में उसने देखा कि उसकी ट्रांसफॉर्मेशन कितनी ज्यादा बढ़ चुकी थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि 8 बॉल ने सोफी का बैग चेक किया और कुछ देर बाद वो उसकी नोटबुक लेकर बाकी हाईजैकर्स के पास लौट आया। नोटबुक पढ़कर उसने सबको बताया कि सोफी असल में एक वैम्पायर थी, लेकिन कार्ल ने अपनी आंखों से कुछ नहीं देखा था। इसलिए जब बाकी लोग सोफी के हमलों के बारे में बताने लगे तो उसने किसी की बात पर यकीन नहीं किया। वो ज्यादा परेशान 8 बॉल की भयानक सोच से था। तभी 8 बॉल ने सबको एक यूवी लाइट दिखाई जिससे वो सोफी को नुकसान पहुंचाना चाहता था। उधर सोफी ने फिर से अपनी दवाई इंजेक्ट की और तभी एक और फ्लैशबैक शुरू हो गया। हम देखते हैं कि सोफी अपने बच्चे टॉम का ख्याल रखने की कोशिश कर रही थी और साथ ही अपनी खून की भूख भी शांत करने की। लेकिन जब बच्चा लगातार रोता रहा तो एक पल के लिए सोफी के अंदर का राक्षस बाहर आ गया। वो उस पर गुर्राने लगी, लेकिन अगले ही पल वो खुद को रोकने के लिए बाथरूम में भागी और अपने दांत तोड़ डाले ताकि वो टॉम को कभी नुकसान न पहुंचाए। इसके कुछ वक्त बाद सोफी वापस उसी घर में गई जहां वो वैम्पायर बनी थी। वहां उस वैम्पायर का बाप सामने आया जिसने सोफी को काटा था। उस आदमी ने बताया कि उसका बेटा कभी खुद को काबू नहीं कर पाया था और सच तो ये था कि वो खुद भी नहीं कर पाता था, चाहे वो नॉर्मल दिखने का कितना भी नाटक करे। ये कहकर उसने सोफी को गोली मार दी, क्योंकि उसका मानना था कि उन जैसे लोग सिर्फ बदनसीबी और दर्द लेकर आते थे। वहीं प्लेन में 8 बॉल लकड़ी को छील कर एक भाला बना रहा था, जबकि बाकी हाईजैकर्स इस बात पर बहस कर रहे थे कि अब आगे क्या करना है। तब कार्ल ने बैस्टियन को समझाया कि हमारे पास बस एक ही तरीका है, किसी भी तरह कॉकपिट में घुसकर प्लेन को सही रूट पर लाना होगा। वहीं इसी बीच टॉम कॉकपिट से बाहर आ गया। अंदर मौजूद आदमी उसे रुकने के लिए चिल्लाता रहा, लेकिन टॉम ने किसी की नहीं सुनी। उसने किसी तरह वॉशरूम का दरवाजा खोलकर अपनी माँ को बाहर निकाला और जैसे ही कॉकपिट वाले आदमी ने उन्हें देखा तो उसने तुरंत खुद को वापस कॉकपिट में बंद कर लिया। उसी वक्त सोफी भी धीरे धीरे उठने लगी और सीधा 8 बॉल की तरफ बढ़ी, मगर 8 बॉल पहले से तैयार खड़ा था। उसके हाथ में लकड़ी का स्टेक और यूवी लाइट थी। अगले ही पल उसने यूवी लाइट सोफी पर डाली, जिससे उसकी त्वचा जलने लगी और वो दर्द से बेहोश होकर गिर पड़ी। ये देखकर 8 बॉल ने बाकी हाईजैकर्स को हुक्म दिया कि वो प्लेन का कंट्रोल वापस लें, जबकि वो खुद पीछे रुक गया ताकि ये समझ सके कि सोफी असल में थी क्या। तभी उसे एक सिरिंज मिली। अब वो उसमें सोफी का खून भरने लगा। अब जैसे ही वो लकड़ी के स्टेक से सोफी को मारने वाला था, तभी टॉम वहां पर आ गया और 8 बॉल पर बंदूक तान दी। लेकिन वो दरिंदा बिल्कुल नहीं डरा। वो धीरे धीरे टॉम की तरफ बढ़ने लगा
और जैसे ही उसने बंदूक पकड़ने की कोशिश की, अचानक से ट्रिगर दब गया और अगले ही पल प्लेन की खिड़की टूट गई। इस वजह से कैबिन का प्रेशर अचानक गिर गया और पूरा प्लेन जोर जोर से हिलने लगा। उधर कॉकपिट में बेस्टियन ने सबको सावधान किया कि ऑक्सीजन सिर्फ 10 मिनट के लिए बची थी और अगर प्लेन को जल्दी नीचे नहीं लाया गया तो सब मारे जाएंगे। इसी बीच हम देखते हैं कि सोफी ने टॉम को ऑक्सीजन मास्क तक पहुंचाया। फिर उसने जल्दी से बंदूक उठाई और 8 बॉल को गोली मार दी। इसके बाद 8 बॉल वहां से भागने लगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कॉकपिट में मौजूद आदमी एक साथ दरवाजा पकड़कर और ऑक्सीजन मास्क तक पहुंचकर खुद को बचा नहीं पाया और बेहोश हो गया। बस इसी मौके का फायदा उठाकर हाईजैकर्स वापस कॉकपिट के अंदर घुस गए थे। उधर सोफी टॉम को लेकर यात्री वाली साइड आई और उसे फारिद के हवाले कर दिया, मगर तभी अचानक प्लेन और भी नीचे गिरने लगा, लेकिन सोफी सीधे 8 बॉल के पीछे निकल पड़ी। फिर कुछ देर बाद उसने उसे एक बुलेट प्रूफ कार के अंदर छुपा हुआ पाया। अब सोफी ने उस पर कई गोलियां चलाई पर कोई असर नहीं हुआ और फिर 8 बॉल ने कुछ ऐसा किया जिसने सोफी को भी डरा दिया। उसने सिरिंज उठाई और अचानक सोफी का खून खुद के अंदर इंजेक्ट कर लिया। सोफी उसे रुकने की भीख मांगती रही, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अगले ही पल 8 बॉल का शरीर भी बदलने लगा। तब सोफी को समझ आ गया कि उसे रोकने का सिर्फ एक ही तरीका बचा था। अब वो तुरंत माचिस और शराब ढूंढने लगी। फिर वो वापस कार के पास आई और पूरी शराब अंदर डाल दी। फिर अगले ही पल उसने आग लगा दी और 8 बॉल जिंदा जलने लगा। तब आग की रोशनी में सोफी को उस पुराने वैम्पायर की बातें याद आईं कि उन जैसे राक्षसों को अपनी बुराई दुनिया में फैलने नहीं देनी चाहिए। फिर सोफी ने 8 बॉल का चेहरा बार बार कुचलना शुरू कर दिया, लेकिन आखिरी वार से पहले 8 बॉल ने उससे एक बात कही। उसने कहा कि वो कभी अपने अंदर के राक्षस को काबू नहीं कर पाएगी। इसके कुछ देर बाद प्लेन आखिरकार स्टेबल हो गया, लेकिन हाईजैकर्स ने देखा कि होल्ड एरिया में आग लगी थी। वो नीचे जाने ही वाले थे कि तब तक सोफी किसी तरह आग पर काबू कर चुकी थी और वापस प्लेन के अंदर घुस रही थी। लेकिन जैसे ही हाईजैकर्स ने उसे देखा तो उन्होंने तुरंत फायरिंग शुरू कर दी। ये देखकर सभी यात्री बुरी तरह घबरा गए और सब आगे की तरफ भागने लगे। उन्हीं में फारिड भी था जो टॉम को लेकर भाग रहा था। मगर बाद में हाईजैकर्स जब वापस बुलेट प्रूफ कार के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि 8 बॉल अभी भी जिंदा था, लेकिन अगले ही पल वो अचानक कर्टिस पर टूट पड़ा और उसका खून पीने लगा। फिर वो कार से बाहर निकला और बाकी लोगों के पीछे भागने लगा। उधर सोफी ने होल्ड एरिया का दरवाजा बंद कर दिया था। तभी उसे टॉम की आवाज सुनाई दी जो चिल्लाकर कह रहा था, ये सब लोग मुझे मारना चाहते हैं। लेकिन फरीड ने तुरंत कहा कि वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन बाकी पैसेंजर ऐसा ही सोच रहे थे, क्योंकि उसी वक्त एक पैसेंजर ने सोफी पर गोली चला दी। ये देखते ही सोफी उस पर टूट पड़ी। बाकी लोग उसे रोकने की कोशिश करने लगे, लेकिन वो सबको झटके से हटाकर सीधे फारिद की तरफ बढ़ने लगी। लेकिन फिर टॉम ने किसी तरह उसे समझाया और फारिद को न मारने के लिए मना लिया। लेकिन इतने में उस दूसरे पैसेंजर ने उस पर बंदूक तान दी थी। लेकिन तभी सोफी को होल्ड एरिया से दूसरे वैम्पायर्स की आवाजें सुनाई दी। उसे समझ आ गया था कि अगर वो वापस प्लेन में आ गए तो सब खत्म हो जाएगा। अगले ही पल वो नीचे भागी और 8 बॉल को एक दरवाजे के पीछे बंद करने की कोशिश करने लगी। फरीद भी उसकी मदद के लिए नीचे आ गया, लेकिन 8 बॉल ने तुरंत उसे काट लिया। तभी दूसरे आदमी ने 8 बॉल को गोली मार दी जब वो दरवाजा तोड़कर बाहर निकलने लगा था। लेकिन अब फारिद जख्मी हो गया था और फिर सोफी को एक बहुत ही मुश्किल फैसला लेना पड़ा। उसने तुरंत फारिद का हाथ काट डाला ताकि इन्फेक्शन उसके पूरे शरीर में न फैल सके। इसी बीच नीचे से कर्टिस, जो पूरी तरह से वैम्पायर बन चुका था, प्लेन में घुसने की कोशिश कर रहा था। लेकिन सोफी ने किसी तरह कर्टिस और 8 बॉल दोनों को खत्म कर दिया और एयर होस्टेस को वैम्पायर बनने से बचा लिया। उसके बाद वो वापस यात्रियों के पास गई जहां उसे बस्टियन मिला। फरीद भी सबको समझा रहा था कि सोफी उनकी मदद कर रही थी। फिर सोफी बस्टियन को लेकर कॉकपिट में गई। वहां बस्टियन ने बताया कि फ्यूल बहुत कम बचा है और उन्हें जल्दी से पास में एयरपोर्ट ढूंढकर लैंडिंग करनी पड़ेगी। इसके बाद फरीद और टॉम ने सोफी को समझाया कि वो कॉकपिट के नीचे वाली अंधेरी जगह में चली जाए, जबकि फरीद खुद बस्टियन के साथ वहीं रुक गया। फिर कुछ देर बाद जैसे ही पायलट का संपर्क पास के RAF एयरबेस से हुआ तो उसने उन्हें बताया कि प्लेन हाईजैक हो गया था, लेकिन उन्होंने जैसे तैसे हाईजैकर्स को हराकर कार्गो होल्ड में बंद कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ टॉम अपनी माँ की दवाई ढूंढने के लिए ऊपर चला गया और तभी यात्रियों को होल्ड एरिया से वैम्पायर्स की खौफनाक आवाजें सुनाई देने लगी। उनमें से एक जख्मी पैसेंजर, जो कि वैसे भी मरने ही वाला था, खुद वैम्पायर्स के पास चला गया। उसने 8 बॉल को आजाद कर दिया और खुद को काटने के लिए बोला।
लेकिन 8 बॉल ने तो उसकी तरफ देखा तक नहीं। वो सीधे भागकर बाकी यात्रियों पर टूट पड़ा। सोफी और फारिड ने देखा कि हर तरफ सिर्फ चीखें और खौफनाक मंजर था और बाकी यात्री जान बचाने के लिए कॉकपिट का दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, मगर बेस्टियन ने कॉकपिट का दरवाजा खोलने से सीधे मना कर दिया। तब सोफी को समझ आ गया था कि प्लेन को लैंड करवाना बहुत खतरनाक होगा, क्योंकि अगर वैम्पायर्स बाहर निकल गए तो सब बर्बाद हो जाएगा। लेकिन फरीद का मानना था कि उन्हें प्लेन लैंड करना चाहिए और उसके बाद उसे बॉम्ब से उड़ा देना चाहिए। बस इसी प्लान के साथ वो दोनों फ्यूल टैंक के पास गए ताकि बॉम्ब सेट कर सके। अब वहां उन्हें डेटोनेटर तो मिल गया, लेकिन टाइमर मिसिंग था। हालात समझते हुए सोफी खुद को कुर्बान करने को तैयार हो गई। उसने कहा कि जब सब प्लेन से बाहर निकल जाएंगे तब वो खुद ब्लास्ट करेगी। लेकिन टॉम अपनी माँ को मरने के लिए छोड़ने को तैयार नहीं था। अगले ही पल वो यूवी लाइट लेकर होल्ड एरिया की तरफ भाग गया ताकि हाईजैकर्स का टाइमर ढूंढ सके। नीचे पहुंचते ही वैम्पायर्स उसके पीछे पड़ गए, लेकिन टॉम किसी तरह सबसे बचता हुआ आगे बढ़ता रहा। आखिरकार उसे सही टाइमर मिल गया और वो लेकर कॉकपिट की तरफ लौटने लगा। लेकिन तभी वैम्पायर्स ने उस पर हमला कर दिया और उसके हाथ से यूवी लाइट गिर गई। इधर कॉकपिट से सोफी यह सब देख रही थी और अगले ही पल वो टॉम को बचाने के लिए भाग पड़ी। जाने से पहले उसने बैस्टियन से पूछा कि प्लेन सही डायरेक्शन में जा रहा है ना। बैस्टियन ने बताया कि प्लेन ऑटो पायलट पर है और अब एयर ट्रैफिक कंट्रोल वालों की मदद से कोई भी सुरक्षित लैंडिंग करवा पाएगा। तब सोफी फेरिड की तरफ मुड़ी और उससे वादा लिया कि वो हमेशा टॉम का ख्याल रखेगा। उसके बाद उसने बास्टियन का खून पीना शुरू कर दिया, क्योंकि वो जानती थी कि अब वो पूरी तरह वैम्पायर बनने वाली थी। दूसरी तरफ टॉम को वैम्पायर्स ने घेर लिया था। तभी 8 बॉल ने उसकी चीख सुन ली और उसे अपना शिकार बनाने का ऐलान कर दिया। लेकिन उसके टॉम तक पहुंचने से पहले ही सोफी उस पर टूट पड़ी और फिर होल्ड एरिया में दोनों वैम्पायर्स के बीच खतरनाक फाइट शुरू हो गई। फाइट के दौरान 8 बॉल ने सोफी को काट लिया, लेकिन तब टॉम को एक खतरनाक आइडिया आया। उसने होल्ड का दरवाजा खोलकर प्रेशर ब्लास्ट करने का प्लान बनाया ताकि सोफी 8 बॉल को बाहर धकेल सके। इसी बीच कॉकपिट में फरीद ने देखा कि टॉम नीचे अकेला फंस गया था और तभी 8 बॉल किसी तरह वापस प्लेन के अंदर आ गया और सीधे टॉम की तरफ बढ़ने लगा। इधर हालात देखते ही फरीद ने ऑटो पायलट बंद कर दिया और पूरे प्लेन को एक साइड टिल्ट कर दिया। अगले ही पल सूरज की रोशनी सीधे 8 बॉल पर पड़ी और वो जलकर मारा गया। उधर टॉम ने अपनी माँ को बचाने के लिए अपना ही खून उसे पिला दिया। कुछ पल बाद सोफी होश में आ गई, लेकिन अब वो मुश्किल से खुद को कंट्रोल कर पा रही थी। वो बार बार टॉम पर हमला करने वाली थी, इसलिए उसने खुद ही उसे दूर धकेल दिया और रेंगते हुए वापस होल्ड एरिया में चली गई। इसके बाद आरएएफ बेस पर हम देखते हैं कि टॉम बार बार ट्रांसलेटर से कह रहा था कि फरीद को बचा लो, लेकिन वो रेसिस्ट ऑफिसर कहने लगी कि फरीद मेरे लिए बस एक आतंकवादी है और कुछ नहीं। मगर टॉम बार बार उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा था कि उसे वैम्पायर से बचाना बहुत जरूरी है, वरना सूरज ढलने के बाद सब खत्म हो जाएगा। लेकिन किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। आखिरकार डॉक्टर्स ने उसे नशे की दवा देकर बेहोश कर दिया और ड्रमंड ने फिर से पूरी कमांड संभाल ली। उसने अपने फौजियों को रुकने का हुक्म दिया, जबकि प्लेन के अंदर वैम्पायर्स बची हुई लाशों पर टूट पड़े थे। दूसरी तरफ फौज लगातार फरीद से संपर्क करने की कोशिश कर रही थी। वो उसे खुद को फौज के हवाले करने को कह रहे थे, लेकिन कोई भी उसकी बात समझ नहीं पा रहा था। फरीद बार बार उन्हें सावधान करता रहा, लेकिन किसी ने उसकी मिन्नतें नहीं सुनी और फिर फौज ने उस पर फायरिंग कर दी। उसके बाद फौजी प्लेन के अंदर जा घुसे और फरीद को बाहर खींच लाए ताकि वो प्लेन ब्लास्ट न कर सके। लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अंदर उनका सामना किससे होने वाला था। उधर टॉम को हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उसने वो दवा उठाई जो उसके लिए रखी गई थी और पैरामेडिक को इंजेक्ट कर दिया। फिर उसने अपना टेडी बेयर उठाया और चलती गाड़ी से सीधे बाहर कूद गया। अगले ही पल वो पूरी तेज रफ्तार से प्लेन की तरफ भागने लगा। दूसरी तरफ फौजी जैसे ही प्लेन के अंदर घुसे तो वैम्पायर्स ने उन पर हमला कर दिया। फरीद उन्हें सावधान करता रहा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मगर कुछ पल बाद फरीद ने ट्रक के पीछे से टॉम को देखा। वो उसे आवाज देता रहा, लेकिन टॉम तक उसकी आवाज पहुंच ही नहीं पाई। जैसे ही टॉम प्लेन के पास पहुंचा तो उसने अपनी माँ को एक फौजी का खून पीते हुए देखा। वो जोर से उसे पुकारने लगा, लेकिन अब सोफी पहले जैसी नहीं रही थी और उसी पल टॉम को समझ आ गया कि उसकी माँ सच में खो चुकी थी। फिर उसने बिना एक पल सोचे प्लेन को उड़ा दिया। इतना जबरदस्त धमाका देखकर